नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए तो आज की सभा को बहुत ही सटीक और सारगर्भिक तरीक़ों से पढ़ने का काम करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, बल्कि पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ नई बातों को, उसकी नई अवधारणाओं को भी हम लोग समझेंगे। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कल की कक्षा को अगर 1 मिनट में समराइज़ किया जाए तो हमने आपको बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी क्या भारत आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो उसमें बहुत सारे आयाम जाने थे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामला है उसे स्वतंत्र पूर्वक क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। लेकिन क्या आज के डेट में भारत एक संप्रभु देश है? तो बहुत हद तक तो है, लेकिन कुछ हद तक उस पर सीमाएं लगती है। जैसे में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसका निर्णय स्वयं कोई एक देश नहीं ले सकता है। जैसे में पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु परीक्षण आदि से संबंधित मुद्दे, ये सारी ऐसे मुद्दे हैं जिसका उपयोग या जिसका समाधान या जिसका निर्णय कोई एक देश कर ही नहीं सकता है। अतः कुछ संदर्भ में देखा जाए तो भारत एक संप्रभु ना होने की एक प्रतीक को ये सारी बिंदुएं दर्शाती है। उसी प्रकार हमने कहा था कि आज के डेट में WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का विश्व के तमाम ऐसे देशों पर प्रभाव बढ़ रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं संप्रभु होने का जो एक पैरामीटर है उसमें कमी होती है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया था, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पूर्ण रूप से बात हो चुकी थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे समाजवाद के बारे में। तो बेसिकली समाजवाद है क्या? तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो समाजवाद है वो एक विचारधारा है। जिस प्रकार गांधीवाद, अंबेडकरवाद और तमाम वाद जो विचारधारा होते हैं, उसी प्रकार जो समाजवाद है वो विचारधारा है। यह विचारधारा जो बल देता है वो किस पर बल देता है? तो संपत्ति का सामाजिकरण। यह कहता है जितना भी संपत्ति है, सुख संपदा है, संसाधन है, उसको सभी वर्गों के हित में बराबरी बराबरी बांट दिया जाए। दूसरा, ये समानता में विश्वास करता है, यानी कोई महिला पुरुष नहीं, कोई दलित ब्राह्मण और अन्य जातियां आदि नहीं, सारे कौन है, बराबर हो। ठीक, उसके साथ साथ मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण हेतु यह कदम उठाता है। समाजवाद है यही जो इस चीज को फोकस करके अपने अंदर के व्यक्तित्व को उभार कर सामने रखने का प्रयास करता है। आगे देखें तो इसी को और अंदर जाके देखें तो समझ में आएगा कि यह एक और बात पर बल देता है, यानी शोषण विहीनता समाज। समाज कैसा हो? शोषण विहीन हो, जिसमें कोई भी मतलब एक्सप्लॉइटर नहीं हो और कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं हो जो शोषित हो और शोषण हो। शोषित और शोषक दोनों ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, यानी समाज पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसी को अगर हम लोग समराइज करते जाएं तो लास्ट में हमारी सहूलियत होगी। तो हमने आपको ये बताया कि समाजवाद एक विचारधारा है जो विकसित तो हुआ था भारत से बाहर, लेकिन उसे भारत ने भी अडॉप्ट किया। और जो भारत में विकसित हुआ समाजवाद था वो आज के भारतीय समाजवाद से पृथक है, क्योंकि भारतीय समाजवाद जो है वो क्या बल देता है, अहिंसा पर। जबकि बाहर में विकसित हुआ समाजवाद था, मार्क्सवाद था, साम्यवाद था, वो रक्तपूर्ण क्रांति पर बल देता था, हिंसा पर बल देता था। वह समाजवाद कहता था कि समाज में बराबरी लाने के लिए रक्तपूर्ण क्रांति कर दो और उद्योगपतियों से सभी संसाधनों को छीनकर समाज में बराबरी बराबरी बांट दिया जाए। ये भारत के बाहर विकसित होने वाला समाजवाद था जो मार्क्स के नेतृत्व में आगे चलकर वो फला फूला, और फिर आज भी ऐसे कई देश हैं जिन्होंने उसको अपनाया है। लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो संपत्ति का सामाजिकरण पर बल देता है, समानता पर बल देता है,
वह कहता है कि मजदूरों और वंचित वर्गों को कल्याण कीजिए, और फिर कहता है कि शोषण विहीन समाज का स्थापना कीजिए, जिसमें कोई भी शोषक ना हो और कोई भी व्यक्ति ना हो जो शोषण का स्वीकार करता हो। शोषण को खिलाफ एक मोर्चाबंदी हो और शोषक के प्रति जो जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या हो, प्रतिकूल हो। तो ये है जो भारतीय समाजवाद है। आगे देखते हैं। जो भारतीय समाजवाद है वो मुख्य रूप से जो समाजवाद को अगर हम देखें तो स्पष्ट होगा कि एक समाजवाद है जिससे ही हम कहते हैं मार्क्सवाद या साम्यवाद। दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब हमारे देश में समाजवाद है और यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये अहिंसा पर बल देता है और चुनाव, संसद का कानून और योजनाबद्ध तरीकों से सभी वर्ग के विकास के हित के बात करता है। लेकिन वही मार्क्सवाद और साम्यवाद है जो क्या वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा में विश्वास करता है। यह समाज में बराबरी लाने के लिए, आर्थिक बराबरी लाने के लिए यह क्रांति का बात करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसी क्रम में देखिए कि भारतीय समाजवाद क्या है। यदि यह समाजवाद इस तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा करता है तो उसी क्रम में भारतीय समाजवाद क्या है। तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद है वह मार्क्सवाद और साम्यवाद क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर देते हुए आप कहेंगे कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद भी पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब चुनावें होती है तो लोकतांत्रिक समाज होते हुए भी अन्य अन्य तरह के प्रचारक हैं जो राजनीतिकरण बनाते हैं किसी भी कार्यों को। मतलब राजनीति में ये सारी बातें हैं जो लोग किसी मुद्दा को राजनीतिकरण बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस में भारतीय संविधान में वर्णित समाजवाद को वर्णन करते हुए कहा कि, परिभाषित करते हुए कहा कि जो समाजवाद होगा वो निम्न बातों को फॉलो करेगा तभी वह समाजवाद का क्रेडिबिलिटी मिलेगी। जैसे में पहला कि आय की असमानता हो, यानी सभी व्यक्ति जो है उसे आय के लिए एक समान कार्य करना पड़ेगा और सामान्य कार्य करने के बदले उसे एक सामान्य वेतन मिलेगा। तो आय की क्या हो, असमानता हो। दूसरा जीवन स्तर की असमानता हो। जीवन स्तर की असमानता का मतलब क्या है, इस समाज में बहुत सारे वर्ग हैं और वह सभी वर्गों को स्वास्थ्य हेतु फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं आदि दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति को सर्दी भी, जुकाम भी आ जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस आ जाए, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पीड़ा से, दर्द से गांव में मर रहा है, तो उसके लिए भी जो राज्य है, जो भारतीय सरकार है, उसके लिए भी सेवा उपलब्ध कराए। तो जीवन स्तर की समानता ना हो। तीसरा कहा मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हेतु कार्य किया जाए। चौथा विभिन्न रूपों में जो शोषण है, शोषण के कई रूप होते हैं, इन सबों को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, इन सबों को अपोज किया जाए, तभी आप समाजवाद के जो मूल्य है उसको आप दर्शाते हैं। तो यह सभी बिंदु, सभी बात समाजवाद के दृष्टि से बहुत ही सराहनीय है। अतः DS नकारा केस 1982 में समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि इन सब बिंदुओं को जो जो आइडियोलॉजी और जो जो समाजवाद के तथ्य है पूरा करेंगे तभी उसे हम क्या मानेंगे, एक बेहतर समाजवाद मानेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके लास्ट में आप लिखिएगा कि भारतीय समाजवाद जो है अधिकांशतः समानता पर आधारित है, जो कि मजदूरों और वंचितों के पक्ष में काम करता है। ये भारतीय समाजवाद का मूल अवधारणा है। तो यही आपको क्या करना है, समझना है। लेकिन फिर भी आप कहिएगा कि क्या
जो आधुनिक काल के दौर में उभरती हुई नई काल में भूमंडलीकरण के दौर में क्या भारतीय संविधान में जो वर्णित समाजवाद है उसको नई आर्थिक नीति ने किस हद तक अप्रासंगिक बना दिया है, यानी किस हद तक उसे हतोत्साहित किया है, तो उसके बारे में जानिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये कब आया था, तो 1991 में आया था, जिस समय जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिंह जो राव थे वो राष्ट्रपति थे, इसलिए इसे कभी कभी राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। तो जो नई आर्थिक है वो मुख्य रूप से 3 बातों पर बल देती है: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो नियम और जो प्रक्रिया है वो उदार हो, क्योंकि आज आप देखते हैं ऑफिशियल वर्क होते हैं तो किसी काम करने के लिए कितना टाइम लोग लेते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ताकि कोई इंडस्ट्रियल मैन को इंडस्ट्री लगाना है तो उसके लिए नियम शर्तें कठोर ना हो, जिससे कि ज़्यादा परेशानियां ना सामना करना पड़े और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और इनपुट आ सके। तो उदारीकरण का मतलब नियम और प्रक्रिया को उदार बनाना। दूसरी निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनियों को निजी हाथों में क्या कर देना, सौंप देना, जिससे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो वो अत्यधिक हो, सरप्लस हो। आगे है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, ताकि सभी देशों का जो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है वो समय समय पर भली भांति भरपूर रूप से मिल पाए। तो ये भूमंडलीकरण है। उसके साथ साथ आपको बता देना है कि न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी था वो किसके काल में आया था, तो प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे, वीपी नरसिंह राव। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको पूर्ण रूप से 10-15 मिनट के बीच में बताने का प्रयास किया। यानी मुख्य रूप से जो प्रियम्बल के अंतर्गत जो समाजवाद बातें आती है, समाजवाद का क्या आइडियोलॉजी है, समाजवाद कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में हमने पूरा बात कर दिया। अब इसी को 2 मिनट में, 1 मिनट में समराइज कर दे तो समाजवाद आपको समझ में आ जाएगा। समाजवाद क्या है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ही इजी में और बहुत ही संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि समाजवाद जो है एक विचारधारा है। अब यह विचारधारा जिस प्रकार अंबेडकरवाद, गांधीवाद विचारधारा है, उसी प्रकार जो समाजवाद भी है वह एक विचारधारा है। यह विचारधारा तो भारत के बाहर विकसित हुआ, जिसका प्रवर्तक और जिसका मतलब श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। लेकिन क्या कार्ल मार्क्स ने जिस समाजवाद पर बल दिया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वह समाजवाद है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय समाजवाद जो है वह योजनाबद्ध विकास और अहिंसा और संसद के कानून बनाकर लोगों को हित में काम करने का और विकास करने का बात करता है। जबकि मार्क्स का जो विचारधारा था वह कहता था कि पूंजीवादियों के प्रति रक्तपूर्ण क्रांति कर दीजिए, क्योंकि मजदूरों की ऐसी हालत क्यों हुई है, क्योंकि पूंजीवादी जो लोग हैं वो धन को अपने अधीन कर चुके हैं, अत्यधिक उन लोग प्रोडक्शन करके अपने हित के लिए ज़्यादा धन को वसूली करते हैं। तो ये क्या है, समाजवाद का विचारधारा है, समाजवाद का इंटरप्रिटेशन है। तो समाजवाद जो विकसित हो रहा है वो एक समाजवाद बाहर में विकसित हो रहा है और वही समाजवाद भारत में है, लेकिन भारतीय संविधान में जो वर्णित समाजवाद है वो यूरोप में भी जो मार्क्सवाद का समाजवाद है उससे पृथक है। यानी जो समाजवाद का विचारधारा मार्क्स ने दिया उस विचारधारा का ही भारतीय संविधान में जगह दिया गया है,
लेकिन उसका जो काम करने का तरीका और तौर था वो बिल्कुल भारत में अलग है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि समाजवाद एक विचारधारा है जो भारत के बाहर विकसित हुआ, जिसका जो प्रवर्तक थे, जिसका जो क्रेडिबल थे वो मार्क्स थे, लेकिन भारत में उसको लागू करने में सबसे अहम योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिसकी आज भारत में बहुत बड़ा आलोचना भी होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ ऐसी नीतियां थी कि कूटनीति में वह टेबल पर हार गए हैं। मतलब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वो अच्छा नहीं रहा और कहीं न कहीं हतोत्साहित का शिकार हो गए। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति लोगों में मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं। तो ये बात है जो आपको याद रखना है। तो समाजवाद जो एक विचारधारा है वह निम्न बातों पर बल देता है, जैसे में कि संपत्ति का निजीकरण कर दिया, संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। यानी समाज में संपत्ति को क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। यहाँ पर वही बात मैंने आपको बताया कि निजीकरण अगर होता है तो संपत्ति किसके हाथ में जाएगा, तो निजी हाथों में जाएगा। जब संपत्ति निजीकरण जब होगा तो संपत्ति किसके हाथ में जाएगा, निजी हाथ, मतलब किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जाएगा। और वह प्राइवेट व्यक्ति क्या करते हैं, अपने हित के लिए अनुकूल काम करते हैं, अपने हित में ज़्यादा उस चीज़ को प्रयोग करना चाहेगा। वह नहीं चाहेगा कि समाज में क्या हो, समानता हो, समाज में भी धन की क्या हो, बंटवारा हो। तो ये चीज़ें थी जो आपको निजीकरण में बताया। फिर वही बताना है भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया में जितने भी वैश्विक स्तर पर देश हैं उन सभी देशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था से क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन आप जाके देखते हैं समाजवाद में, तो समाजवाद का एक अलग ही विचारधारा है। वह विकसित होने वाला भारत के बाहर समाजवाद है, लेकिन वही समाजवाद अगर भारत में आ रहा है तो यह एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, समाज के बीच एक अच्छा व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ समाजवाद के बारे में कि जो समाजवाद है यह एक विचारधारा है। जिस प्रकार गांधीवाद, अंबेडकरवाद विचारधारा है, उसी प्रकार समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद हालांकि भारत के बाहर विकसित हुआ, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, लेकिन वही समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स के समाजवाद से पृथक है, क्योंकि उसका जो समाजवाद था वह हिंसा और रक्तपूर्ण क्रांति पर बल देता था, जबकि भारतीय समाजवाद जो प्रस्तावना में है वह अहिंसा पर बल देता है, संसद के कानून के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए बल देता है, जबकि वह रक्तपूर्ण क्रांति पर बल देता है। उसके साथ साथ यह कहता है भारतीय समाजवाद कि सामाजिकरण कर दो संपत्ति का, यानी जितने भी समाज में लोग हैं उन सभी के बीच संपत्ति को बराबरी पूर्वक क्या कर दो, बंटवारा कर दो। फिर समानता में विश्वास करता है। इसके साथ साथ मजदूरों, वंचितों के बीच कल्याण का बात करता है, और विभिन्न रूप में जो शोषण होते हैं उन शोषण को क्या करता है, खत्म करने का बात करता है। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।